हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो क्लास 12 का जो फर्स्ट बुक है हमारा कंटेम्प्रोरी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जो कि हमारा द कोल्ड वॉर एरा, जो कि 1945 से लेकर के 1991 तक चला था। इससे रिलेटेड हमने 3 लेक्चर और डिस्कस कर लिया है, वो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, जो चैलेंजेस थे बाइपोलरिटी के, यानी कि बाइपोलरिटी के जो नॉन अलायंस मूवमेंट के द्वारा जो मिले थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। किस तरीके से एक जो हमारी दो ध्रुवीयता थी उसको जो चुनौती देने के लिए एक जो गुट निरपेक्ष आंदोलन वो उभर के निकला था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जो बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस था जो कि 1961 में हुआ था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ वाली जो थॉट्स थी, बातें थी, जिसने नॉन अलाइंड मूवमेंट को और भी ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराया। यानी कि उन बातों पर डिस्कस करेंगे जिसने जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है उसको और भी ज्यादा क्या कराया, तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराया। फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है उसका क्या मतलब होता है, उसके मीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे कि जो उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो कौन कौन से थे। फिर उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो उसकी जो शिखर सम्मेलन, यानी कि जो उसके जो मीटिंग्स हुई थी, जो समिट हुई थी, उसके बाद इसका उद्देश्य और ज्यादा क्या था, जो हमारा नॉन अलाइंड मूवमेंट है उसके प्रमुख जो उद्देश्य, जो ऑब्जेक्टिव्स है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में, जो कि हमारा लेक्चर 4 है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बता दे दूं फ्रेंड्स मैं आप सबको, कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 11th की जो फर्स्ट एंड सेकंड बुक है वो कंप्लीट की जा चुकी है और उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं और उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके पैरेलल में जो हमारे स्टैंडर्ड बुक चल रहा है एम लक्ष्मीकांत का, उसमें हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट पार्ट में चैप्टर 1 से लेकर के 11 तक और सेकंड पार्ट में चैप्टर 12 से लेकर के 16 तक विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ हमने इसको काफी ज्यादा ब्रीफली डिस्कस किया। वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और इन दोनों पार्ट का आपको एक दो टेस्ट मिल जाएगा जिसमें ये फुल चैप्टर का एमसीक्यू मिल जाएगा एज अ टेस्ट। उसके बाद जब हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो अब हम चैप्टर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट और 9 डिस्कस करेंगे। इस तरीके से जब हमारा फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम अपना जो स्टैंडर्ड बुक चल रहा है एम लक्ष्मीकांत का, उसका हम थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। और जब हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तब हम क्लास 12 का जो सेकंड बुक है उसको डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हमारा वीडियो सीरीज अभी चल रहा है। संडे संडे को हर संडे हम 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कशंस कर रहे हैं, जिसमें यूनिट अभी हमारा 1 चल रहा है। यूनिट 1 हमारा हिस्ट्री का है, जिसमें से हमने एशियंट, मिडिवल और मॉडर्न ये तीनों कंप्लीट कर लिया और अभी हमारा चौथा चल रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट का। इस संडे हम 1999 से लेकर के 2000 तक के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछा। एशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें 121 क्वेश्चंस पूछे गए इन 27 ईयर्स में यूपीएससी प्रीलिम्स में। मिडिवल की बात करते हैं तो 108 और मॉडर्न की बात करते हैं तो 137 क्वेश्चन किससे पूछे गए, मॉडर्न से पूछे। तो प्रीलिम्स की भी तैयारी हम लोग क्या कर रहे हैं, साथ में कर रहे हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कशंस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। तो फर्स्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बारे में, ये किया था हमने फर्स्ट लेक्चर में। सेकेंड लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, कोल्ड वॉर क्या था, कोल्ड वॉर के बारे में समझा था। फिर उसके बाद जो कुछ दो पावर ब्लॉक्स इमर्ज होकर के आए थे उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमारा नाटो, वार्सा पैक्ट, जो कि नाटो के रिप्लाई में यूएसएसआर के द्वारा किया गया था। फिर हमने डिस्कस किया था सीटो और सेंटो के बारे में।
फिर हमने डिस्कस किया था सेकेंड लेक्चर में ही वार्सा पैक्ट, जो कि तो थोड़ा ब्रीफली हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया था ऐसे कौन से मेन कारण थे जो दोनों पावर्स कंट्री यानी कि दोनों पावरफुल सुपर पावर छोटे छोटे देशों के साथ मिलकर के मिलिट्री अलायंस कर रहे थे। ये हमने लेक्चर सेकंड में डिस्कस किया था। लेक्चर थर्ड में हमने क्या डिस्कस किया था, ऐसे कौन से कारण थे जिससे कोल्ड वॉर और ज्यादा बढ़ गया था, यानी कि कोल्ड वॉर होने की क्या क्या कारण थे, वो हमने लेक्चर थर्ड में डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्ट्रगल फॉर पावर्स, बैटल ऑफ आइडियोलॉजी, बेनिफिट्स ऑफ मिलिट्री अलायंस विद स्मॉल कंट्रीज कार में, ये सब हमने लेक्चर थर्ड में ही डिस्कस किया था। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें हमने ये डिस्कस किया था ऐसे कौन से इवेंट थे, ऐसे कौन से कारण थे जिससे कोल्ड वॉर और ज्यादा क्या हुआ था, तो स्प्रेड हो गया था। जिसमें से हमने और कौन से टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के बारे में और मार्शल प्लान्स क्या था उस पर डिस्कस किया था। स्टैब्लिश ऑफ कॉमकॉन के बारे में डिस्कस किया था। फिर जो बर्लिन की जो ब्लॉकेट की गई थी, बर्लिन की जो दीवार की जो नाकेबंदी कर दी गई थी, उस पर डिस्कस किया था। कोरियन वॉर, फिर अपोजिशन ऑफ चाइनाज मेंबर, यानी कि आप ये समझिए कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में चाइना की जो मेंबरशिप थी यूएनओ में, इसका अपोजिशन किया जा रहा था यूएसए के द्वारा, जिसके वजह से चाइना 1971 में यूएनओ का मेंबर बना था, जबकि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 1947 में। फिर क्यूबा मिसाइल क्राइसिस को हमने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था, इसलिए वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो तो हमने इसको सेकेंड लेक्चर में ज्यादा खास ब्रीफली डिस्कस नहीं किया। फिर हमने वियतनाम कोरिया के बारे में डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था लेक्चर थर्ड में, फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि ऐसे कौन से कारण थे जिसके वजह से क्या है कोल्ड वॉर में रिलेक्शंस आए, यानी कि स्थिरता आई उसमें। तो उसमें सबसे पहला कारण हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करना। फिर जो आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल से रिलेटेड जो भी पॉलिसी थी उसमें रिलेक्शंस। फिर हमने रोल ऑफ नॉन अलाइंड कंट्रीज के बारे में डिस्कस किया था और एक इकोनॉमिक रीजन डिस्कस किया था। तो ये सब चीजें हमने ऑलरेडी लेक्चर थर्ड में डिस्कस कर लिया था। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का। आज हम सबसे पहले ये समझते हैं, आज हम सबसे पहले ये समझते हैं कि जो हमारा बायोपोलरिटी था और जो नॉन अलाइंड मूवमेंट था किस तरीके से इसके लिए एक चैलेंज के रूप में था। तो सबसे पहले हम समझते हैं बायोपोलरिटी का मतलब क्या होता। यदि हम इसको जियोग्राफी के कंसेप्ट में बात समझे तो बायोपोलरिटी का मतलब होता है दो पोल, यानी कि टू पोल्स, और जिसकी क्या हो या टू एंड टू एंड्स। तो ये यानी कि बायोपोलरिटी का मतलब होता है। यदि हम इसको इंटरनेशनल रिलेशंस या वर्ल्ड पॉलिटिक्स या आप कह सकते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो बायोपोलरिटी का मतलब होता है जो दुनिया जब दो मेजर पॉलिटिक्स कैंप्स में डिवाइडेड हो जाए उसे हम कहते हैं बायोपोलरिटी, यानी कि दो ध्रुवीयता। तो जैसे कि कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स कितने कैंप्स में डिवाइडेड थे, 2 कैंप्स में, जैसे कि सोवियत ब्लॉक और एंग्लो इंडियन ब्लॉक। सोवियत ब्लॉक में वो कंट्रीज थे जो कि यूएसएसआर के फेवर में थी, और एंग्लो अमेरिकन की बात करते हैं, एंग्लो अमेरिकन की ब्लॉक की बात करते हैं तो उसमें वो नेशंस थे जो यूएसए के फेवर में थे। तो यदि हम इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या वर्ल्ड पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस में बात कीजिए तो जो हमारा बायोपोलरिटी है उसका मतलब क्या निकल के आता है कि वर्ल्ड लेवल पे दो ब्लॉक्स यानी कि दो ग्रुप। जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ जो हमारी ये बायोपोलरिटी था वो उसका भी क्या हो गया, खात्मा हो गया। तब विश्व स्तर पे सिर्फ एक पोल रह गया जो कि था सिर्फ आपका अमेरिकन ब्लॉक। क्यों, क्योंकि जैसे ही 1991 में यूएसएसआर का 15 नए राज्यों में विभाजन हुआ, नए नेशंस में डिवीजन हुआ, तो यूएसए को चुनौती देने वाला कोई भी राष्ट्र नहीं बचा, जिसके वजह से वर्ल्ड लेवल पे किसका वर्चस्व आ गया, तो यूएसए का।
तो इसीलिए जो हमारा दो बायो पोलरिटी था वो क्या हो गया, एंड हो गया, और विश्व वर्ल्ड लेवल पे यूएसए एक पावरफुल कंट्री बन करके उभरा, सुपर पावर बन करके निकल करके आया। और इस सिचुएशंस में एक अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल की बात करते हैं, इस सिचुएशंस में अगर एक रोल की बात करते हैं तो नॉन अलायंस मूवमेंट का भी एक काफी ज्यादा रोल रहा था, जिसने इंटरनेशनल टेंशंस को क्या किया था, अंडर कंट्रोल किया था। अगर हम नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात करते हैं तो वो एग्जिस्टेंस कब हुआ था, 1961 में, लेकिन इसकी जो नींव रखा गई थी वो किस में रखा गया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही। लेकिन इसके अगर हम एग्जिस्टेंस की बात करते तो वो किस में आया था, 1961 में। जब हमारा देश इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, तो हमारे कंट्री के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा एक यानी कि एशियन नेशन के साथ एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया था कि हम एशिया के लोग किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके कोऑपरेशंस के तहत हम अपने आप को डेवलपमेंट की ओर लेकर के जाएंगे। और जैसे ही फिर 1955 में इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर सुकरागो, उनके द्वारा 29 एशियन और अफ्रीकन कंट्री के साथ यानी कि बोडुंग में एक ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्फ्रेंस कराया गया, जो भी किसके रिगार्डिंग में था, तो नॉन अलायंस मूवमेंट के ही रिगार्डिंग में था। यानी कि कहाँ पे, बांगडुंग में 29 एशियन कंट्री और अफ्रीकन देशों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब बात करते हैं किसके बारे में, बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो कि 1961 में हुआ था। अगर हम नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात करते हैं, नॉन अलाइंड नेशंस की बात करते हैं, तो बेलग्रेड में पहली बार नॉन अलाइंस नेशन ने एक समिट अटेंड किया, जिसमें कि 25 ऐसे देश शामिल थे जो ना तो एंग्लो इंडियन ब्लॉक्स में शामिल थे, एंग्लो सॉरी इंडियन नहीं, अमेरिकन, एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक्स में शामिल थे, और ना ही वो सोवियत ब्लॉक्स में वो शामिल थे। वो क्या थे, गुटनिरपेक्ष थे, यानी कि वो दोनों में से किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं थे। ऐसे 25 नेशंस कंट्रीज के लीडर आए थे। और उस फिर नॉन अलायंस नेशंस को क्या कहा गया, तीसरी दुनिया, यानी कि थर्ड वर्ल्ड का नाम मिला। यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड में कौन आ गए थे, फर्स्ट वर्ल्ड में आपका एंग्लो अमेरिकन यानी कि वेस्टर्न कंट्री, यूएस, यानी कि आपका यूएसए रख लीजिए, या वेस्टर्न कंट्री रख लीजिए, या यूरोपियन रख लीजिए, और जिसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम को प्रमोट किया जाता था। और सेकेंड वर्ल्ड में आपका क्या आ गया था, यूएसएसआर ब्लॉक्स आ गया था, सोवियत ब्लॉक आ गया था, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के फेवर में था, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के बेस पे था। तो यानी कि दो जो वर्ल्ड डिवाइडेड थे, दो ब्लॉक डिवाइडेड थे आइडियोलॉजीज के बेसिस पे, वो, और तीसरी क्या निकल के आई कि भाई तीसरी दुनिया निकल के आई जो इन दोनों ब्लॉक्स में शामिल नहीं है, जो दोनों ग्रुप से फ्री है, और दोनों को महाशक्ति सुपर पावर से क्या चाहते हैं, अपने डेवलपमेंट के लिए सहयोग चाहते हैं। तो ऐसे नेशंस को क्या नाम मिला, थर्ड अदर कंट्री का नाम, यानी कि थर्ड वर्ल्ड का नाम उन्हें मिला। फिर अगर हम बात करते हैं जो नॉन अलाइंड नेशंस थे, जो नॉन अलाइंड मूवमेंट थे, उसमें क्या है, विशेष रूप से इस चीज पे, जैसे कि जिसके फाउंडर की बात करते हैं नॉन अलाइंड, तो कौन कौन, जैसे भारत, कुछ मेंबर्स जैसे कि जवाहरलाल नेहरू इंडिया से, ठीक है, फिर कामल अब्दुल नासिर इजिप्ट से, मार्शल टीटो यूगोस्लाविया से, डॉक्टर सुकरानो इंडोनेशिया से, मिस्टर टकुमा जो कि घाना से थे, ये सब क्या थे, फाउंडर है, ये सारे फाउंडर्स थे किसके, नॉन अलाइंड मूवमेंट्स। तो जो 12th क्लास के जो स्टूडेंट है उनके लिए ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ से सीबीएसई के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं किस बारे में, 27 पॉइंट डिक्लेरेशन के बारे में। 27 पॉइंट डिक्लेरेशन में 27 ऐसे पॉइंट्स रखे गए थे जिसपे
दोनों महा सुपर पावर्स के द्वारा क्या है, इस पे डिमांड रखी गई और इसको मेंटेन वर्ल्ड लेवल पे पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने की डिमांड की गई थी। वो 27 पॉइंट इस पे रखे गए थे, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, 27 पॉइंट डिक्लेरेशन। यानी कि 27 पॉइंट डिक्लेरेशन एडॉप्ट किया गया था कॉन्फ्रेंस में, और जो दोनों सुपर पावर हैं, यूएसए, आपका यूएसए और यूएसएसआर ने मेन वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड विश्व स्तर पे पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने की बात रखी गई थी। और फिर उसमें कहा गया कि जो भी कॉलोनीज है, यानी कि अगर हम बात करते हैं उपनिवेशवाद के रूप में, इसकी निंदा की गई थी। इस घोषणा, जो हमारी ये जो डिक्लेरेशन है, मैन्यूफेस्टो है, उसको किस नाम से जाना गया, इसको कंप्लीट दिस एग्रीमेंट, यानी कि इसको निशस्त्रीकरण का आगाहन किया गया था। अगर हम बात करते हैं जो कंट्रीज एशियन और अफ्रीकन थे, उनको भी, जो नॉन अलाइन कंट्री थी, उनको भी इसमें इनवाइट किया गया था इस 27 पॉइंट डिक्लेरेशन में। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी चीजें थी जिसने, ऐसी कौन से थॉट्स थे, ऐसी कौन सी बातें थी जिसने नॉन अलायंस मूवमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराया। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, तो कोल्ड वॉर के ड्यूरेशंस में जो मिलिट्री टेरिटरीज की जा रही थी, ट्रीटीज की जा रही थी, मिलिट्री ट्रीटीज की जा रही थी, जैसे आपका नाटो हो गया, वार्सा पैक्ट हो गया, सीटो सेंटो हो गया। तो इसके वजह से क्या है कि जो नॉन अलायंस मूवमेंट था उसको और ज्यादा स्ट्रेंथ मिला। दूसरा, तो दूसरा जो कारण था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या कुछ नेशंस इंडिपेंडेंस होकर के आए थे। जैसे कि हम बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 2 साल बाद ही हमें क्या है, इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी मिल गई थी। उसके 3 साल बाद श्रीलंका आजाद हो गया था। फिर हम बात करते हैं उसके 4 साल बाद चाइना आजाद हो गया था। यानी कि आप ये समझिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या था, कुछ नेशंस क्या होते, एशिया और अफ्रीका में इंडिपेंडेंट नेशंस निकल करके आए थे। तो उन देशों को अपने आप को इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने के लिए क्या चाहिए था, तो दोनों सुपर पावर से अपने रिलेशंस को अच्छा करना था। तो इसीलिए वो ना तो रसिया के ग्रुप में जाके शामिल हुए, ना यूएसए के ग्रुप में शामिल हुए। उन्होंने कहा था कि भाई हमें दोनों सुपर पावर से अपने इकोनॉमिकल और टेक्निकल असिस्टेंस के लिए हमें दोनों के साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन, यानी कि गुड रिलेशंस को मेंटेन करके चलना है। इसीलिए हम दोनों में से किसी में भी शामिल नहीं होना चाहते हैं और हमें दोनों कंट्री से कोऑपरेट चाहिए। तो एक इस बात से भी क्या है, जो हमारा नॉन अलाइंड मूवमेंट है, तो उसको स्ट्रेंथ मिला था। तीसरे रीजन की बात करते हैं, देयर वाज अ डीप फ्रेंडशिप बिटवीन द फाउंडिंग लीडर नॉन अलाइंड मूवमेंट, दिस लीडर जैसे जवाहरलाल नेहरू एंड मार्शल टीटो। यानी कि जितने भी जो नॉन अलायंस नेशंस के जो लीडर्स थे, उनमें भी क्या थी, अपनी एक अच्छी खासी फ्रेंडली रिलेशंस था, जिसके वजह से उन्हें, अगर हम बात करते जो लीडर्स थे, नॉन अलायंस नेशंस के जो लीडर्स थे, उन्हें अपने अपने नेशंस में क्या एज अ हीरोज की इमेजेस के रूप में देखा जाता था। और ये दो जितने भी जो नॉन अलायंस मूवमेंट्स के जो लीडर्स थे, वो आपस में भी क्या थे, उनकी एक अच्छी खासी फ्रेंडशिप रिलेशन था, जिसके वजह से क्या है, नॉन अलायंस मूवमेंट और भी ज्यादा स्ट्रेंथ होता चला गया। अब बात करते हैं किसके बारे में, मीनिंग ऑफ नॉन अलायंस और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन अलायंस मूवमेंट के बारे में। नॉन अलायंस का अगर हम एग्जैक्ट मतलब समझे, तो इसका पैसिव प्रिंसिपल भी नहीं है। इट डज नॉट मीन सिटिंग ऑन द स्लाइड लाइन्स कीप साइलेंट। या अगर हम नॉन अलायंस का मतलब समझे, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि विश्व लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे हम अपने आप को एक शांति से साइड में होकर के बैठ जाएं। या अगर हम बात करते हैं नॉन अलाइंड का मूवमेंट, ये भी नहीं है कि उसको, जो नॉन अलाइंड नेशंस है, उसको वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। अगर हम बात करते हैं नॉन अलाइंड एग्रीमेंट, नॉन अलाइंड अलाइनमेंट का, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो पूरी तरीके से क्या हो, न्यूट्रलिटी हो। यानी कि युद्ध छिड़ जाने के बाद, यदि बात समझिए, जब वॉर स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद क्या है, न्यूट्रल रहना, अलग से न्यूट्रल रहना, कि ये जानते हुए भी कि कौन सा नेशन सही है, कौन सा नेशन गलत है, फिर भी
वो अपने आप को साइड रख करके अगर हम बात करते हैं, सीधा-सीधी आप समझिए, नॉन अलाइन्ड का मतलब हो जाता है किसी भी ग्रुप में शामिल ना रहना, अपने आप को न्यूट्रल रखना। तो जैसे कि अगर हम नॉन अलाइन्ड मूवमेंट की बात करते हैं कि जैसे कि नॉन कोल्ड वॉर के टाइम पे बहुत से नेशंस यूएसए के ब्लॉक्स में गए, ग्रुप्स में गए, बहुत से नेशंस यूएसएसआर के ब्लॉक्स में गए, लेकिन कुछ नेशंस ऐसे थे ना तो वो यूएसए के ब्लॉक्स में गए, ना यूएसएसआर के। तो वो क्या है, न्यूट्रल थे दोनों नेशंस के। जबकि पता है कि यहाँ पे आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल चल रहा है, पावर के लिए स्ट्रगल चल रहा है, आइडियोलॉजिकल बैटल्स थे। उसके बाद भी ये दोनों जो नॉन अलाइन्ड नेशन थे उन्होंने अपने आप को क्या रखा, दोनों ब्लॉक से, दोनों ग्रुप से सेपरेट रखा और ये डिमांड रखी कि भाई हम न्यू इंडिपेंडेंस नेशन है, हमें क्या चाहिए, दोनों ही कंट्री से इकोनॉमिक और टेक्निकल असिस्टेंस के लिए कोऑपरेशंस चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल रहना भी क्या हो सकता है, गुट निरपेक्षता हो सकता है। फिर जैसे कि देखिए यहाँ पे जो हमारा सेकंड पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि नॉन अलाइनमेंट इज आल्सो डज नॉट मीन अ न्यूट्रलिटी, यानी कि गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता ही नहीं है, यानी कि युद्ध छिड़ जाने के बाद या तटस्थ राष्ट्र युद्ध से अलग रहते हैं, ये जानते हुए भी कौन सा राष्ट्र सही है और कौन सा गलत, वो किसी का भी समर्थन या विरोध नहीं करते, वो अपना मुंह नहीं खोलते, यानी कि वो अपना साइलेंस रहता है। तटस्थ युद्ध स्तर पर देशों के प्रति वो क्या रखते हैं, एक कदम तटस्थ ही, न्यूट्रल ही रहते हैं। परंतु जब हम बात करते हैं नॉन अलायंस नेशंस के बारे में, तो समस्याओं के समाधान में वो क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। जैसे कि आप देखिए न्यूट्रलिटी में क्या होता है कि जैसे कि दो नेशंस में जब यू वॉर चल रहा हो, तो वो उसमें क्या करेंगे, उसमें ना तो पार्टिसिपेट करेंगे, ना उसके मेरिट्स बोलेंगे, ना डिमेरिट्स बोलेंगे। लेकिन जैसे ही युद्ध, अगर किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस की बात की जाए, तो उसमें नॉन अलाइनमेंट क्या करेंगे, जरूर अपने पॉइंट ऑफ व्यू उसमें जरूर अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जैसे कि क्यों, एक एग्जांपल है, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में क्या था कि जो नॉन अलाइंड नेशंस है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, तो उसमें भी क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था नॉन अलाइंड नेशंस का। तो यानी कि जो नॉन अलायंस नेशंस है, तो वो किस पे ज्यादा विश्वास रखती है, वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को फाइंड करने में, उसमें अपने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने पे वो ज्यादा फोकस कर। नॉन अलाइन अलाइनमेंट का मतलब होता है कि डिसाइडिंग ईच क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑन द मेरिट, कीपिंग अवे फ्रॉम द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि गुट निरपेक्षता का अर्थ अगर हम बात करें, तो जो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उससे अलग रहते हुए भी उसके मेरिट्स के बेस, उसका मेरिट्स यानी कि उसके गुण और दोष को देख के आधार पर ही वो क्या करे, अपने प्रॉब्लम्स के जो फाइंडिंग का जो सॉल्यूशंस है उन संगठनों में रह के आधार पर वो करे। तो ये हो जाता है हमारा नॉन अलाइन्ड अलाइनमेंट का मतलब। और फोर्थ पॉइंट की बात करें, बिगेन अ हैंगर ऑन ऑफ एनी बिग पावर इज नॉट नॉन अलाइनमेंट, यानी कि किसी भी बड़ी ताकत में शामिल ना होना ही क्या है, गुटनिरपेक्षता नहीं है। गुटनिरपेक्षता राष्ट्र किसी भी विरोध या पक्ष में भेदभाव वो नहीं कर सकता। यानी कि आप ये समझिए कि अगर दो नेशंस के बीच में वॉर चल रहा है, तो अगर सामने वाला सही है, तो यो जो नॉन अलायंस मूवमेंट है उसका ये दायित्व बन जाता है कि वो निष्पक्ष होकर के उसकी सराहना करे, उसके बारे में बताए। अगर वो गलत है तो बिना फियर यानी कि बिना डरे उसका क्रिटिसाइज करे। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही ग्रुप से क्या था, तो अलग है। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में कहा गया है कि सिर्फ दोनों सिर्फ किसी के ग्रुप में शामिल ना होना ही गुट निरपेक्ष नहीं है, बल्कि आप उसके मेरिट डिमेरिट्स के बेसिस पे भी उसका क्रिटिसाइज करना या उसको प्रमोट करना भी क्या हो सकता है, गुट निरपेक्ष है। यानी कि मान लीजिए, जब जैसे कि अभी जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है, यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है, तो उसमें ईस्टर्न कंट्री के द्वारा इंडिया पे काफी ज्यादा प्रेशर किया गया कि आप रसिया का क्रिटिसाइज करें। लेकिन हम इसके फेवर में हम न्यूट्रल अपने आप को कह देते कि हम न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है कि हमें कई जगह पे हमें रसिया का क्रिटिसाइज भी करना पड़ता है,
कई जगह पे नहीं भी करना, कि कई जगह पे हमें फेवर लेना पड़ता है, तो हम ये देखते हैं कि उसमें मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है। तो मेरिट और डीमेरिट के बेसिस पे भी क्रिटिसाइज करना, प्रमोट करना, यानी कि सराहना करना, वो भी क्या हो सकता है, तो वो भी गुड है, और वो भी बिना किसी डर के। अब बात करते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जो नॉन अलाइड मूवमेंट है, और जिसके द्वारा जो फर्स्ट समिट में किए गए थे, और उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे। जैसे कि जो फर्स्ट समिट हुआ था, तो उसमें पहला जो रखा गया था एबोलिशन, यानी कि जो भी साम्राज्यवाद की नीति है, जो उदारवाद उपनिवेशवाद की जो नीति है, उसका क्या किया गया था, अबोलिशन किया गया था। फिर विश्व स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी को प्रमोशन करना। फिर जो भी हमारा नस्ल भेदभाव है या रंग भेदभाव है, उसका अंत। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है टू कंप्लीट डिस एग्रीमेंट एंड स्पेसिफिकली न्यूक्लियर वेपन, यानी कि पूर्ण निशस्त्रीकरण और विशेष परमाणु शस्त्रों की घोर निंदा की गई थी। फिर हम बात करते हैं इफेक्टिव कोऑपरेशन इन द पीस एफर्ट एंड द वर्क ऑन द यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों के साथ अन्य कार्यों को भी प्रभावी सहयोग करना। फिर सिक्स्थ में रखा गया था इस्टेब्लिश ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, वर्ल्ड कोऑपरेशन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड ह्यूमन राइट। इसकी स्थापना किसमें की गई थी, फर्स्ट नॉन अलाइंड मूवमेंट में ही की गई थी। अब बात करते हैं जो डेवलपमेंट हुआ था नॉन अलाइंड मूवमेंट की, तो उसके बारे में। यानी कि जब हम बात करते हैं नॉन अलाइंड कंट्रीज की, जो वो हर 3 साल में एक बार मिलते हैं, जिसपे जो भी वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स होती है उससे रिलेटेड वो मिल करके डिस्कस करते हैं। टाइम टू टाइम की बात करें तो आज भी क्या है, जो नॉन अलाइंड मूवमेंट नेशंस की जो मेंबर्स हैं, वो क्या है, दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि जब हम फर्स्ट समिट की बात करते हैं, तो उसमें 25 नेशंस थे, और जो इसका जो 12th समिट हुआ था 2012 में, उसमें टोटल 120 मेंबर्स शामिल हो चुके हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे हम बात करते हैं तो कितने, तो 120 कंट्री नॉन अलाइंड मूवमेंट में है। नॉन अलाइंड मूवमेंट में किस चीज से रिलेटेड डिस्कस किया जाता है, जैसे कि आपका क्लाइमेट चेंजेस है, फूड सिक्योरिटी है, ह्यूमन राइट्स है, वेस्टर्न एशिया पीस प्रोसेस है, इन सब से रिलेटेड डिस्कस किया जाता है। और जो मेंबर्स हैं, जो लीडर्स हैं, लीडर ऑफ द जो मेंबर्स कंट्री है नॉन अलाइंड मूवमेंट में, उन्होंने ये महसूस किया था कि टेररिज्म के अगेंस्ट अगर हमें लड़ना है, आतंकवाद को खत्म करना है, तो एक मत होकर के ही आतंकवाद को खत्म किया जा सकता है, और हमें एक साथ एक मत होकर के आतंकवाद को खत्म करने का प्रयास करना है। तो इस तरीके से क्या है, आज भी हम देख सकते हैं कि जो नॉन अलायंस मूवमेंट है, उसका डेवलपमेंट होता जा रहा है। अब जैसे देखिए, जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी नॉन अलाइन मूवमेंट की, वो कब हुई थी, 1961 में। कब हुई थी, 1961 में। और उसमें टोटल कितने नेशंस थे, 25। और ये मीटिंग कहाँ हुई थी, तो ये मीटिंग हुई थी यूगोस्लाविया के किसके, बेलग्रेड में। फिर बात करते हैं जो इसकी जो सेकंड मीटिंग हुई थी, ये तो फर्स्ट मीटिंग थी। अगर हम इसकी सेकंड मीटिंग की बात करते हैं, तो सेकंड मीटिंग कहाँ हुई थी, ये हुई थी आपका जाम्बिया में, यानी कि जाम्बिया के लुसाका शहर। और कब, तो ये आपका हुआ था 1970, ओ सॉरी 1964 में। और इसमें कितने मेंबर्स थे, तो इसमें टोटल मेंबर आए थे 47। वहीं पे अगर हम थर्ड मीटिंग की बात करते हैं, तो थर्ड मीटिंग हुआ था आपका 1970 में। और कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था आपका, सॉरी, जो सेकंड मीटिंग हुआ था ना फ्रेंड्स, वो जो आपका सेकंड मीटिंग हुआ था, वो हुआ था काहिरा में, जो कि मिस्र में। यहाँ पे है, ये आपको मिस्र में देखने को मिलेगा। और इस कब हुआ था, तो ये हुआ था 1964 में। और कितने मेंबर्स थे इसमें, 47। वहीं पे अगर हम थर्ड मीटिंग की बात करते हैं, थर्ड मीटिंग की, तो ये कब हुआ था, 1970 में। और कहाँ पे हुआ था, लुसाका, जो कि जाम्बिया में है। और इसमें कितने मेंबर शामिल हुए थे, 54 मेंबर इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इस तरीके से क्या है, हर एक मीटिंग में क्या है, जो नॉन अलायंस मूवमेंट के जो
मेंबर्स थे वो दिन फिर क्या होता है हर मीटिंग में इनकी संख्या बढ़ती चली गई। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने कुछ वो पॉइंट डिस्कस किए जिसमें आपका हमने डिस्कस किया था जैसे कि तो आज के पॉइंट में हमने चैलेंजिंग देखे थे कि किस कौन कौन से जो चैलेंजेस थे बाइपोलैरिटी के उसका मतलब समझा। फिर नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा था दो ध्रुवीयता के अंत में गुट निरपेक्षता का। फिर हमने डिस्कस किया था ब्रेट यानी कि बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस जो कि 1960 में था 27 पॉइंट डिक्लेरेशंस के बारे में। फिर उन बातों उस चीजों पे डिस्कस किया जिससे कि उन घटनाओं पे डिस्कस किया था जिससे कि जो हमारा नॉन अलाइन्ड मूवमेंट था उसको स्ट्रेंथ मिला। फिर हमने डिस्कस किया था मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का। फिर मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस किया था, उसका नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का मतलब हमने डिस्कस किया, फिर किस तरीके से उसका विकास हुआ। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या-क्या डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में। फिर इंडिया एंड कोल्ड वॉर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद ड्यूरिंग कोल्ड वॉर यानी कि कोल्ड वॉर ड्यूरेशंस इंडियाज पॉलिसीज फॉर यूएसए यानी कि कोल्ड वॉर के दौरान पे भारत की क्या पॉलिसी थी अमेरिका को लेकर के, फिर यूएसएसआर को लेकर के क्या पॉलिसी थी, फिर गुट निरपेक्ष यानी कि जो हमारा नॉन अलाइन्ड मूवमेंट है उसका जो क्रिटिसाइज किया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आता है कि क्या आज के टाइम पे जो हमारा नॉन अलाइन्ड मूवमेंट है वो क्या है, क्या एक प्रासंगिकता है या नहीं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट टॉपिक होगा हमारा गुट निरपेक्षता आंदोलन की क्या कमियां थी जो जिसकी वजह से उसका कुछ क्रिटिसाइज किया जा रहा था तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका लेक्चर 5th में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अपना चैप्टर 2nd डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आज जो भी हमने लेक्चर 4 में डिस्कस किया वो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। लास्ट जब हम लेक्चर 5 डिस्कस करेंगे तो उससे पहले अपने डाउट क्लियर करेंगे तब जा करके हम अपने डिस्कस को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।